नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत ही अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ। मुख्तसर ख़बरें होंगी और फिर तबसरा होगा। सबसे पहले कर्नाटक में बीजेपी को जीत हुई है और कांग्रेस को ज़िमनी इंतखाबात में मुँह की खानी पड़ी है। मैं बताता हूँ उसकी तफसीलात क्या हैं। इसके अलावा साध्वी प्राची ने एक मरतबा फिर जहर अफशानी की है और नेहरू को जानी कहा है। इसके अलावा आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आज शहरियत तरमीम बिल जो है बहस के लिए सब लोग गलत खबरें फैला रहे हैं कि शहरियत तरमीम बिल पास हो गई। ऐसा नहीं है, सिर्फ बहस के लिए इस शहरियत तरमीम बिल पर बहस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके लिए वोटिंग हुई है। उस पर भी तबसरा करूंगा और सद्दुन ओवैसी ने क्या कहा है, अमित शाह को हिटलर से क्यों ताबीर किया। इसके अलावा जो फैक्ट्री में कल आग लगी थी उसके मालिकान को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी एक वीडियो वायरल हो रही है, उसकी भी कुछ तफसीलात रखते हुए आपको मशहूर कलमकार और हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब के भाई हफीज़ नौमानी साहब के इंतकाल पर भी हम एक मुख्तसर तबसरा करेंगे। इससे पहले नाज़रीन आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले हम बात करते हैं कर्नाटक में हुए असम्बली इंतखाबात की, जिसमें कांग्रेस को शिकस्त और बीजेपी को 12 सीट हासिल हुए हैं, जुमला 15 सीटों में। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज 4 माह कबल तश्कील दी गई। बीजेपी कर्नाटक असम्बली के लिए बड़े काफ़ी अहमियत के हामिल थे, लिहाजा बीजेपी को आज अक्सरियत साबित करने के लिए 223 असम्बली हल्काजात में कम से कम 7 सीटों पर जीत हासिल करना था। अलबत्ता उन्होंने अब मुकम्मल तौर पर 12 सीट हासिल कर लिए हैं। उनके 112 की निशाने पार हो चुका है और इस वक्त बीजेपी हुकूमत गिरेगी नहीं, वो कर्नाटक में इसको कंटिन्यूसली करेगी। कांग्रेस के 14 और जनता दल सेकुलर की 3 अराकीन असम्बली के इस्तीफा देने के बाद मखलूआ हलकों में से 15 पर पेश आए रायदही में तकरीबन 66.9% वोट डाले गए थे, जिसमें जो है इस वक्त बीजेपी जीत करके आई है 12 सीटों पर और 2 पर कांग्रेस आगे रही और 1 में जो है आज़ाद उम्मीदवार आगे रहा है। अलबत्ता इस जीत को लेकर के जहां बीजेपी में खुशियां मनाई जा रही, वही कांग्रेस जो है पूरी तरह चौपट हो गई है। और इसके अलावा यहाँ पे सिद्धारामैया की और दीगर लीडरान की भी इस हार के बाद जो है अपने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा देने की खबरें आ रही हैं और ये बात आप लोग जानते हैं। अलबत्ता एक ख़ास सीट माना जा रहा था जिसको मुस्लिम अक्सरियती इलाका माना जा रहा था, यहाँ पर सहरुकी मुकाबला माना जा रहा था एसडीपीआई में, कांग्रेस में और बीजेपी में। अलबत्ता रिजवान अरशद जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उन्होंने शिवाजी नगर की सीट पर जीत हासिल कर ली है। याद रहे कि एमपी इलेक्शन में भी इन्होंने हिस्सा लिया था लेकिन उन्होंने वहाँ हारा था, वहाँ पे शिकस्त हुई थी। लेकिन अब शिवाजी नगर के मुसलमानों ने रिजवान अरशद को और दीगर जो तमिलियंस ज़्यादा है शिवाजी नगर में, उन्होंने चुन करके जो है इस वक्त शिवाजी नगर के रुकने असम्बली के सीट पर इनको लाया है। अब देखते हैं कि आगे इनके क्या कारनामे होते हैं और किस तरह से ये शिवाजी नगर की बुनियादी मसाइल को हल करने में साथ देते हैं। अगर कांग्रेस की हुकूमत बनती और ज़्यादा लीडरान आते तो शायद जो है और भी बहुत अच्छा होता रिजवान अरशद के लिए कि वो तरक्याती कामों पर यहाँ जोर देते, इसलिए कि हुकूमत होने की वजह से बुनियादी कामों में काम करने के लिए आसानी होती है। इसके बावजूद भी हुकूमतों से जो है फ़ंड ला करके बुनियादी मसाइल हल किए जा सकते हैं। ये जो है लीडर के सोच पर और उसके फ़िक्र पर और तरक्याती कामों को कितनी संजीदगी से लिया जाता है उस पर मुनहसर होता है। देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। शिवाजी नगर को एक नया मुस्लिम एमएलए मिला है इस वक्त रोशन बेग के बाद कि वो किस तरह से जो है यहाँ की तरक्याती कामों में इंटरेस्ट लेते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए ये हुई बीजेपी और कांग्रेस की हार की बात, तो उधर हम चलते हैं। इस वक्त जो बिल पास नहीं हुई बल्कि शहरियत तरमीम बिल बहस के लिए पास हुई है, उस पर बात करते हैं। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि शहरियत तरमीम बिल को लेकर के बहुत सारे हंगामे चल रहे हैं, उसकी मुखालिफत हो रही है और बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर के बहुत सारे एतराज़ात जताए हैं और आज भी
शहरियत तरमीमी बिल बहस के लिए जब पेश हुई तो उसके हक में 303 वोट पड़े, जबकि उसकी मुखालिफत में 82 वोट हुए। यानी कि बीजेपी के तमाम अराकीन असम्बली ने इसको जो है बहस करने के लिए राजी कर लिया लोकसभा को। शहरियत तरमीमी बिल मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया था, लेकिन उसके खिलाफ लोग आवाज उठाने लगे और अपोजिशन लीडरान ने कहा कि बिल पेश किया जाए या नहीं, इस पर भी बहस होने चाहिए। काफी हंगामे के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी लोकसभा अराकीन से इस बात के लिए वोटिंग कराई कि बिल के पेश किया जाना चाहिए या नहीं। इस वोटिंग के नतीजे में 293 वोट बिल पेश किए जाने के हक में, जबकि 82 वोट बिल पेश न किए जाने के हक में पड़े। इस नतीजे को देखकर एक बात सामने ये भी आती है कि बीजेपी के 303 अराकीन में से 10 अराकीन असेंबली के वोट बिल पेश किए जाने के हक में नहीं पड़े हैं। नाज़रीन, इस मौके पर जोरदार बहस हुई। अमित शाह ने जो है कांग्रेस को मुरीद इल्ज़ाम ठहराया कि अगर वो जो है उस वक्त 1947 में हिंदू मुसलमान मजहब की बुनियाद पर अगर पाकिस्तान ना बनाते और मुल्कों का बंटवारा ना करते तो आज उनको इस बिल को पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज जो बिल पास की जा रही है वो अक़लियतों के खिलाफ नहीं है, लेकिन बहरकैफ जिस तरह से मुसलमानों को अलग किया गया है उससे साफ जाहिर होता है कि जो है ये शहरियत तरमीम बिल बिलखुसूस मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। चाहे अमित शाह जितना भी इसके सिलसिले अपने दलाइल और शवाहिद दे और कांग्रेस को सीधा उल्टा जो भी बोलना है बोले, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर लोकसभा में बीजेपी के अराकीन पार्लियामेंट ने हंगामा किया। शहरियत तरमीमी बिल की मुखालिफत करते हुए ओवैसी ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का मुआवजा हिटलर से कर दिया। उसके बाद लोकसभा में बीजेपी के अराकीन ने पार्लियामेंट ने हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि ओवैसी के इस बयान को रिकॉर्ड से बाहर निकाल दिया गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम भी इसी मुल्क के हिस्से में हैं, ऐसे में इस मुल्क को ऐसे कानून से वजीर दाखिला बचाएं, वरना उनको जो है हिटलर के नाम से याद किया जाएगा। इस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। एक कुछ बयान का एक हिस्सा भी हम आपको यहाँ पर सुनाएंगे। मान्यवर, अब ये इतना बोल रहे हैं, मैं कह दूं ये बिल की जरूरत क्यों पड़ी है। जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो ये बिल की जरूरत न पड़ती। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी। मैं सिर्फ 4 पॉइंट पर आपकी तवज्जो चाहता हूं सर, सिर्फ 4 पॉइंट, ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप तो 40 बोलना नहीं, 4 ही डिबेट पे। क्या कहा सर आपने? नहीं सुना सर। आप डिबेट पर 40 बोलना, आपको पूरा समय नहीं सर, 40 में वक्त नहीं है सर, 4 ही बोलूंगा सर, ये जवाब नहीं दे पाएंगे सर। पहली बात यह है कि सेक्युलरिज्म इस मुल्क का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। केशवानंद भारती में कहा गया, आर्टिकल 14 में कहा गया। दूसरा, ये एक्ट हम इसलिए मुखालिफत कर रहे हैं क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, आर्बिट्री नेचर है, शायरा बानों में और नफ्ते जोहर में से जिक्र है। तीसरा सर, बोमाई केशवानंद भारती है। चौथा, हमारे मुल्क में सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट सिंगल है और आप ये बिल लाकर सरबनंद सोनोवाल सुप्रीम कोर्ट केस का वायलेशन कर रहे हैं। पांचवा सर, चकमा को हमने सुप्रीम कोर्ट का केस है, सुप्रीम कोर्ट का तीसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट का केस है कि चकमा केस में चकमा को अरुणाचल प्रदेश में रहने की इजाजत है बगैर आयल परमिट के। आखिरी पॉइंट, मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि इस मुल्क में ऐसे कानून से बचा लीजिए और आप होम मिनिस्टर को ही बचा लीजिए, वरना क्या होगा कि न्यूरमबर्ग रेस लॉज और इजराइल के सिटीजनशिप एक्ट में होम मिनिस्टर का नाम डेविड बेन गुरियन हिटलर के साथ लिखा जाएगा। आप उसको बचाइए सर। उसके बाद नाज़रीन, लोकसभा में बहुत सारी इस बात को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन बहस के लिए शहरियत तरमीम बिल आज पेश कर दिया गया है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आसाम में इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पर शहरियत तरमीम बिल को लेकर के शिमाली मशरक़ी रियासतों में मुकम्मल तौर पर बंद मनाया जा रहा है और फिर आसाम में बाकायदा जो है 144 का निसाब किया जा रहा है और आवाम में इस बिल को लेकर के बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी पाई जा रही है। अगले दिनों में इस बिल को लेकर के किस तरह की मुल्क भर में हंगामा खेजी होगी, हंगामा आराई होगी, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो है बहुत ही बुरी तरह जो है इस बिल के असरात पड़ने के साफ जो है शुबहात लोगों के सामने पेश किए जा रहे हैं। बहरकैफ
नाज़रीन, ये शहरियत तरमीम बिल आज तो बहस के लिए पास हुई और उस पर बहस भी हुई। अब देखते हैं कि ये बहस इस पर कब तक जारी रहेगी, मरकज़ी हुकूमत की जानिब से क्या दलाइल पेश किए जाएंगे और फिर जो है अपोजिशन इसको लेकर के क्या करेंगे। अगर वो वॉकआउट करते हुए तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा में और राज्यसभा में बीजेपी के यानी मरकज़ी हुकूमत की ज़्यादा मेंबरान हैं और वो अपनी ही वोटिंग करके कोई भी बिल पास करवा रहे हैं, जैसा कि आपने जो है कश्मीर के मामले में देखा और बहुत सारी जो है चीज़ों में जो है इस वक्त आप ये कह सकते हैं कि मरकज़ी हुकूमत अपनी मनमानी कर रही है, लोगों को लेकर के चलना नहीं चाह रही है। जबकि हिंदुस्तान की हालत, इक़्तिसादी हालात जो हैं, बुनियादी सतह पर जराइम का जो रिकॉर्ड, जो उसका सतह जो ऊपर उठता हुआ जा रहा है, वो हम लोगों के सब सामने हैं। लेकिन मरकज़ी हुकूमत का रुझान और उसकी फ़िक्र किसी और ही सिमत में जा रही है जो मुल्क के लिए मुस्तक़बिल में अच्छी नहीं होगी। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं मशहूर सहाफ़ी, अदीब और कलमकार जनाब हाफिज़ नोमानी साहब, जिनका इंतकाल हो गया है। जी हाँ नाज़रीन, मारूफ़ और बेबाक सहाफ़ी हाफिज़ नोमानी साहब का, जो कि मशहूर आलिम दीन हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के बड़े भाई हैं और मंजूर नोमानी साहब के जो साहिबजादे हैं, उनका कल देर शब इंतकाल हो गया। उनकी काफ़ी दिनों से तबीयत नासाज चल रही थी और वो 90 बरस के थे। उनकी तदफीन आज ज़ोहर की नमाज के बाद जो है नदवतुल उलमा में अदा की गई और उनकी जो है नमाज जनाजा में बहुत ही मशहूर हस्तियाँ उलमाए किराम ने शिरकत की। नाज़रीन, जहाँ तक हाफिज़ नोमानी साहब के कलम की और उनके तहरीरों की बात है तो एक बहुत मशहूर सहाफ़ी थे और उन्होंने आखिरी दम तक मुल्क के मारूफ़ और उर्दू अखबारात को पाबंदी के साथ बिला मुआवजा अपनी बेबाक तहरीरों से मुज़य्यन करते रहे। नवाब अली अख्तर साहब ने एक जगह लिखा है कि एक ज़माने में उनके मज़ामीन की बड़ी धूम हुआ करती थी। यह अलग बात है कि वो आखिर तक लिखते रहे। वो तहरीक आज़ादी, तक़सीम हिंद और बेशुमार हवादिस के चश्मदीद थे। मुतादिद मौक़े पर मिली तहरीकात का हिस्सा रहे हैं। मुतादिद अखबारात में उनके मज़ामीन छपते थे। उन्होंने ख़ुद भी अखबार निकालने की सही की थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ऐशबाग वाक़े अपनी रिहाइश पर तवील अरसे से बिस्तर अलालत पर रहने के बावजूद मज़ामीन की शक्ल में अपने ख़यालात, दिल की बात आवाम तक पहुँचाते रहे। यहाँ तक एक वक्त में मुख्तलिफ़ अखबारात में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर अपनी तहरीर से कौम को पैगाम और नसीहत देना फ़र्ज़ अवलीन समझते थे। जनाब हाफिज़ नोमानी साहब कई दहाइयों से आरिज़े क़ल्ब में मुब्तला थे, मगर उन्होंने कभी भी बीमारी के सामने खुदसुपुर्दगी नहीं की और तवानाई के साथ तसनीफ़ और तालीफ़ में मसरूफ़ रहे। यही वजह थी कि मुल्क के दीगर रसाइल और अखबारात उनके मज़ामीन पाबंदी से शाये करते थे। नाज़रीन, 1965 कई हवाले से लोगों के जहन में होना चाहिए। एक तो उसी साल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई थी। दूसरी अहम बात यह भी कि वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री के काबीनी वज़ीर तालीम मोहम्मद अली करीम छागला ने कहा था कि अगर मैं वज़ीर तालीम रह गया तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर किसी गैर मुस्लिम को मुकर्रर करूँगा। बात सिर्फ इतनी होती तो शायद इस पर ज़्यादा तवज्जो न दी जाती, मगर छागला ने यह भी कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से लफ्ज़ मुस्लिम निकालने के लिए पार्लियामेंट में बिल भी पेश करूँगा। ज़ाहिर है कि छागला की ये बातें पूरे मुल्क के मुसलमानों में जंगल की आग की तरह फैल गई। मुसलमानों में इश्तियाल का पैदा होना फितरी अमर था। उस वक्त मुल्क में एक से एक संजीदा और बाशऊर शख्स मुसलमानों में मौजूद थे। एहतिजाज और रद्द-ए-अमल का सिलसिला शुरू हुआ। उस दौर में अखबार ही बड़ा हथियार हुआ करते थे और उर्दू सहाफ़ी भी एक से बढ़कर एक मौजूद थे। लखनऊ से हफ्त रोज़ा निदाए मिल्लत ने छागला साहब के इस इरादे के ख़िलाफ़ एक खुसूसी शुमारा मुस्लिम यूनिवर्सिटी नंबर की इशाअत का ऐलान किया। सिर्फ उस पर तवज्जो दे कि यह नंबर अभी शाये नहीं हुआ था, मगर उसका शोहरा उसकी तलब का आलम था कि निदाए मिल्लत के दफ्तर में रोज़ बरोज़ उसकी मांग बढ़ रही थी। मुख्तसर ये कि इशाअत से कबल ही इस ख़ास नंबर की मकबूलियत अहमियत के पेश नज़र सरकार हरकत में आ गई और फिर इस नंबर पर हुक्म इम्तिनाई लगा दिया। मगर निदाए मिल्लत के रूह रवां हाफिज़ नोमानी साहब ने एक जुरात और पुरखतर हिकमत अमली अपनाई और किसी तौर इस नंबर की खासी तादाद लोगों तक पहुँचा ही दी। नतीजे में उन्होंने अपने 2 रुफ़क़ा के साथ 9 माह जेल की सलाखों के पीछे गुजारे। इस जेल यात्रा की कहानी रोदाद क़फ़स के नाम से किताबी शक्ल में मंजर आम पर आ चुकी है। भाई नाज़रीन, हाफिज़ नोमानी साहब को जितने भी उर्दू अखबारात पढ़ते हैं उनके लिए कोई नया नाम नहीं है। मुख्तलिफ़ उन्वानात पर ये लोग बहस करते रहते हैं। ख़ुद हमारी सीधी बात में हम जब भी उनका मजमून आता किसी भी हवाले से बराह रास्त उनके मेल से या फिर UN या UNA के हवाले से हमने ज़रूर उसको काबिल इशाअत समझा, बल्कि वो बहुत ही मुतहर्रिक और जो है
اس کے اندر تاریخ لیے ہوئے ہوتی تھی اور حقیقت سے آشنا تحریریں ہوتی تھی، اور یہ بات کہنے میں مجھے بھی کوئی جو ہے تردد نہیں ہے کہ ان کے کئی ساری مضامین سے میں نے بھی استفادہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے اب ہم آگے بڑھتے ایک اور خبر کی جانب جو دلی میں واقعہ پیش آیا آتش زدگی کا۔ اس سے تو آپ واقف ہیں کہ اس سے کتنا بڑا نقصان ہوا۔ اس فیکٹری کے مالکان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ جی ہاں، یہ خبر آ رہی ہے کہ دہلی اناج منڈی آتش زدگی واقعے میں گرفتار کیے گئے فیکٹری کے مالک ریحان اور مینیجر فرقان کو دہلی 30 ہزاری کورٹ نے 14 دن کی پولیس حراست میں بھیج دیا ہے۔ اب پولیس ان دونوں سے پوچھ تاچھ کرے گی اور آگے کی کارروائی کے لیے رپورٹ تیار کرے گی۔ ناظرین، واضح رہے کہ اس کمپنی میں کام کرنے والوں کا اکثر تعلق بہار سے تھا، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی یہاں پہ کام کرنے والوں کی۔ اس درمیان میں ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے، جس ویڈیو کو بہت زیادہ کہ وہ آگ زنی سے پہلے ایک شخص جو ہے مشرف نام کا ایک شخص جو وہاں کام کرتا تھا، وہ اپنے دوست کو فون کیا ہے۔ دہلی کے اناج منڈی آتش زدگی واقعے کا ایک ویڈیو جو سوشل میڈیا میں ہو، اس ویڈیو میں آگ کی لپٹوں کے بیچ گھرے ایک نوجوان کو اپنے دوست سے بات کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق بحران کی اس گھڑی میں اپنے ہندو دوست کو فون کرنے والے نوجوان کا نام مشرف ہے۔ آگ اور دھوئیں کے بیچ اسے بچنے کی جب کوئی امید نظر نہیں آئی تو اس نے اپنے ایک دوست کو آتش زدگی کے بارے میں بتایا۔ تقریباً 3.5 منٹ کے اس کال میں مشرف نے اپنے ہندو دوست سے کہا، میرے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، میں آگ اور دھوئیں کے بیچ گھر گیا ہوں، میرے دوست میرے کنبے اور بچوں کا خیال رکھنا، ابھی اس واقعے کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا۔ اس کے بعد ہمیشہ مشرف کی آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہے۔ اطلاعات کے مطابق مشرف کے دوست کا نام مونو ہے۔ اسے جب آگ کے درمیان گھرنے کے بعد بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آئی تو اس نے مونو کو کال کیا اور واقعے کے بارے میں بتایا، یعنی واردات کے بارے میں۔ وائرل ویڈیو میں کال ریسیو ہوتی ہی مشرف نے مونو سے کہا، مونو بھیا آج میں ختم ہونے والا ہوں، عمارت میں آگ لگ گئی ہے، آ جائیو کرول باغ، ٹائم کم ہے اور بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ختم ہوا بھیا میں تو، گھر کا دھیان رکھنا، اب تو سانس بھی نہیں لی جا رہی۔ اس کے بعد مونو نے پوچھا کہ آگ کیسے لگی؟ اس مشرف نے کہا پتہ نہیں کیسے لگی، کیسے سارے لوگ بلک رہے ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، گھر کا دھیان رکھنا۔ پھر مونو نے کہا کہ مشرف تم فائر بریگیڈ کو فون کرو۔ اس پر مشرف نے کہا کہ کچھ نہیں ہو رہا۔ اب اتنا سننے کے بعد مونو نے کہا کہ پانی والے کو کال کر دو۔ جواب میں مشرف نے کہا کہ کچھ نہیں ہو سکتا، میرے گھر کا دھیان رکھنا، کسی کو ایک دم سے مت بتانا، پہلے بڑوں کو بتانا، میرے کنبے کو لینے پہنچ جانا، تجھے چھوڑ کر اور کسی پر بھروسہ نہیں ہے کیونکہ اب سانس بھی نہیں لی جا رہی۔ اس کے کچھ سیکنڈ کے بعد آواز تھم جاتی ہے۔ بہرکیف ناظرین، فیکٹری میں جو آگ حادثہ ہوا ہے واقعی دل دہلا دینے والا ہے۔ اس سے ایک سوال اٹھ کر کے آتا ہے کہ جو ہے کیوں اس طرح کی فیکٹریاں جہاں بیگ بنائی جاتی ہیں، دیگر چیزیں بنائی جاتی ہیں، جہاں لیدر جس کو آگ بہت جلدی پکڑ لی جاتی ہے، ایسی جگہ سیفٹی کے مراکز قائم کیوں نہیں کیے جاتے، اور وہاں پر کوئی بھی کرائے پہ دینے پر یا اس طرح کی فیکٹریوں کو زمین کرائے پہ دینے پر اس طرح کی پیشگی اقدامات کیوں نہیں دیکھے جاتے، جہاں پہ اس طرح کا کوئی بھی حادثہ پیش آنے پر ہنگامی صورت میں جو ہے اس پر نمٹا جا سکے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اب جو ہے وہاں کے مالکان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور عدالتی حراست میں بھی لیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ بہرکیف ناظرین، آج کے ہمارے اس پرائم ٹائم میں مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ شام میں حاضری ہوگی کہ کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔